नमस्कार। आज फिर से हम स्वागत कर रहे हैं हमारे सभी दर्शकों का हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेष अतिथि, वो भी मथुरा से। और वो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और साथ साथ वो मथुरा में भी प्रैक्टिस करते हैं। आज उनको बुलाने का एक विशेष कारण भी है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही जो मालेगांव ब्लास्ट के ऊपर डिसीजन आया है कोर्ट का, उससे लेकर ही हम कुछ चर्चा करेंगे उनके साथ। क्योंकि ये घटना होके काफी साल हो गए, लेकिन आज भी काफी सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी ये गढ़ी गई थी, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। सर, पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार और आपके सभी गेस्टों को भी आपके सभी जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बहुत-बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। सर, मेरा सवाल ये है पहले कि ये जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसी गढ़ी गई। तत्कालीन हुँ, जो सरकार थी या फिर जो भी लोग थे सर, तो ये एक हुँ, नया उन्होंने गढ़ा था, भगवा आतंकवाद। तो सर, हुँ, हुँ। इसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? देखो, आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है भगवा आतंकवाद जो गढ़ा है, ये दरअसल घटना 17 साल पुरानी हो चुकी है ना? यस। लगभग क्योंकि उस समय इस्लामिक जो भी चरमपंथी लोग थे, वो लगातार अलग-अलग जगह घटनाएँ करते थे पूरे विश्व में और उसी कड़ी में भारत में भी उस समय तत्कालीन समय में अनेक इस तरह की घटनाएँ हो रही थीं, जिसमें जगह-जगह बम विस्फोट होते थे या सांप्रदायिक घटनाएँ हो रही थी। तो 2006-7 और उस समय जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, भारत में यूपीए गवर्नमेंट की उस समय शासन था और जो जो भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया, वो इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर सरकार की तरफ से, तत्कालीन सरकार की तरफ से ये शब्द गढ़ा गया। अब इसमें अ, अगर स्पेसिफिक किया जाए तो उस समय के जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम जी और उसके बाद के जो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी और तत्कालीन उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे, एक बड़ा विशेष पद रहता है दिग्विजय सिंह जी। ये तीनों की तिकड़ी ऐसी थी कि उस समय स्पेसिफिक कहा जाए तो ये कांग्रेस के तीनों नेता ऐसे थे कि जिन्होंने इस शब्द को गढ़ा। और हुँ। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो उसमें एनआईए, एटीएस इनकी भूमिका इस तरह से थी कि जिसको हम सरकार के एक अंग के रूप में, एक एजेंसी के रूप में कह सकते हैं कि इन नेताओं ने उन पर दबाव डाला और इस तरह से ये चीजें आई। और रही बात अगर हम ये देखें कि इसके पीछे था कौन, तो मैं तीनों जो भी इस्लामिक चरमपंथी हैं वो वामपंथ और कांग्रेस तीनों को मैं इसका जिम्मेदार मानता हूं कि इन तीनों ने ये शब्द को गढ़ा। राइट। सर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर, अगर हमारे देश का इतिहास या संस्कृति के बारे में हम सोचते हैं तो कितनी पुरानी है, जहाँ पर भगवा कलर जो है वो एक नेचुरल कलर है सर। आप सनराइज देखते हो या सनसेट देखते हो तो उसमें भी भगवा कलर है। और हमारे इतिहास में हम्म, एक भी ऐसी घटना नहीं है जहां पर भारत ने, मतलब हम लोगों ने, हिंदू ने हम्म, किसी कम्युनिटी के हम्म, ऊपर अटैक किया या किसी राज्य के ऊपर अटैक किया, तोड़ फोड़ की। ऐसा एक भी हम्म। एग्जाम्पल नहीं है सर, इसके बावजूद ये हुआ। हाँ, देखिए जहाँ तक अभी तक के वर्तमान समय तक जितनी भी सामाजिक अवधारणा के हिसाब से चाहे उसमें पश्चिमी विचारकों को ही हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, भारत में आज भी रिवाज यही है। तो उन्होंने भी कहीं हमारी सभ्यता को इस तरह से आक्रामक रूप में कहीं से भी उन्होंने पेश नहीं किया है। भारतीय हमेशा से त्याग, सेवा और दूसरे के लिए प्रेम, करुणा, दया इन्हीं का भारतीयों को उन्होंने कहा है। अब क्योंकि फिर मैं इसमें स्पेसिफिक कहूंगा कि उस समय तत्कालीन समय में इतने सारे घोटाले चल रहे थे और उसमें इतने ज्यादा मतलब इस्लामिक आतंकवाद इस तरह से था, तो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को बचाने की खातिर ये जो शब्द है ये गढ़ा गया। और अ, उस समय जो हमारे गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे जी, उन्होंने तो ओपनली ये शब्द बोला था कि भगवा आतंकवाद हो रहा है। और जब उनसे इंटरव्यू में भी पूछा तो ये बोला कि पार्टी ने हमें बताया है। बाद में हालांकि वो इन सब चीजों से नकारने लगे कि भगवा आतंकवाद, लेकिन ये सारी चीजें मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हो रही थी।
और उसमें इनके जो पी चिदम्बरम जी थे उन्होंने सपोर्ट किया, कमलनाथ जी ने सपोर्ट किया, मणिशंकर अय्यर जी थे उनके बड़े नेता, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो ये सभी उसमें थे। और जहाँ तक उस पर्टिकुलर, जैसे मैं उस घटना की चर्चा, जब आपने ये बात छेड़ी है तो मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि कई निर्दोष लोग उसमें आए। 17 साल पुराने ये 29 सितंबर 2008 की घटना है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव जो शहर है, वहाँ पे ये घटना हुई। वहाँ अंजुमन चौक के पास जो ये मस्जिद थी, वहाँ पर ये घटना हुई। और उसमें जो दो बाइक जो थी उनका उसमें ये आया, जो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो शुरुआत में महाराष्ट्र की एटीएस ने ये जांच ली, बाद में वो एनआईए को ट्रांसफर हुई। और उसमें जो एलएमएल की जो गाड़ी थी, फ्रीडम गाड़ी थी, उस समय चलती थी। और उसमें उन्होंने ये कहा कि हालांकि वो वहाँ पे पूरा ब्लास्ट में वो गाड़ियों का ये था कि कोई पता नहीं कर सकता है कि उसमें क्या चेसिस नंबर था, क्या किसी का नंबर था, लेकिन उन्होंने उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ के और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को उससे कनेक्ट किया कि ये गाड़ी उनके नाम पर है। अब ये तो उन्होंने वो गाड़ी, जबकि वो पहले ही किसी और को जी, बेच दी थी, है ना। तो अब एमपी की पॉलिटिक्स से वो किस तरह से वहां पे कनेक्शन रहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को उन्होंने क्योंकि बताया जाता है कि वो उमा भारती जी से बड़ी निकटता से जुड़ी हुई थी और एबीवीपी की वो सक्रिय सदस्य थी। तो उन्होंने वहां से वो राजनीति से डायरेक्ट उनको टारगेट नहीं किया जा सका, तो किसी एक विशेष कार्यकर्ता को उन्होंने वहां से टारगेट किया। लेकिन इसमें दूसरी एक जो विशेष बात है, वो सबसे देखने की बात यह है कि इसमें जो 7 आरोपी जो थे, उसमें दूसरा एक जो विशेष नाम जो इन्होंने बनाया था, वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो श्रीकांत पुरोहित है, वो नाम था। और आर्मी की विंग ने आज तक उन्हें किसी भी मामले में इस तरह से कोई आरोपी नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा इस तरह से नहीं। और तत्कालीन सरकार के दबाव में कैसे डायरेक्टली उनको मतलब गिरफ्तारी हो गई, ये भी बड़ा एक अपने आप में सही। प्रश्न है कि डायरेक्टली, क्योंकि बिना आर्मी से परमिशन लिए और सीधा उनकी गिरफ्तारी हुई, ये अपने आप में बड़ी है। क्योंकि दोनों के जो एनजीओ चल रहे थे उस समय, अभिनव भारत और तो वो तो उनका अपना एक अलग संगठन था। और जो दूसरा इनका जय वंदे मातरम, जो प्रज्ञा ठाकुर जी का जो था एनजीओ, दोनों अलग अलग थे। और उसमें कहीं भी कोई इनकी आपस में कहीं मुलाकात हुई या बैठक हुई, उसका कोई हिंदू राष्ट्र या इस तरह से एक एक्सट्रीम विचारधारा के बेसिस पे वो कहीं भी प्रूव नहीं किया जा सका। कोर्ट ने बाद में, क्योंकि ये जो थ्योरी थी, कोर्ट ने बाद में पूरी तरह से खारिज कर दी। और उन्होंने उसमें कहा भी कि अगर आपका इस तरह से कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, तो वो उनके लिए इस तरह से एजेंसी को कभी अपने आप में इस तरह से जबरदस्ती से अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कि और आपको एक कम से कम फेयर, जो भी आईपीसी के जो एक प्रोसीजर है, तो और उन्होंने उसे बिल्कुल टेंटेड इन्वेस्टिगेशन कह के खारिज किया कोर्ट ने, और उन सभी को बरी किया। यस सर। पढ़ने में तो और ये भी आया है सर कि इनके ऊपर बहुत टॉर्चर भी हुआ है जब ये अरेस्ट होकर जेल में थे तब। देखिए, आज वो वर्तमान में हमारी सांसद हैं, और उनके इंटरव्यू भी हमने देखे हैं, और जिसमें वो भावुक हो जाती हैं कई बार कहते हुए कि उसमें उन्होंने कहा भी है कि लगभग मतलब मुझे भी थे, और मुझे मतलब पुलिस ने उठाया और लगातार 24-25 दिनों तक मुझे जिस तरह से टॉर्चर किया गया, वो बेल्ट की बताती हैं कि जो एक आटा चक्की का जो बेल्ट नुमा जो था, जिसको व्यवस्थित करके, और वो उनकी लगातार उन्हें मतलब इस हद तक मारते थे कि वो बेहोश हो जाती थी। और आज उनके मतलब वो कमर से नीचे तो वो खड़ी ही नहीं हो पाती हैं, उन्हें ताउम्र उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी दुख की बात है कि किसी महिला को जो अपने सनातन धर्म का पालन कर रही है, और उसको केवल इसी बेवजह की एक थ्योरी गढ़ने के लिए कि कहीं ना कहीं हम इस्लामिक आतंकवाद के चरमपंथ के नैरेटिव को कम करने के लिए, और ये भगवा आतंकवाद शब्द जोड़ा गया कि जिससे कि थोड़ा बहुत हमारा जो वोट बैंक है वो थोड़ा न्यूट्रल रहे। और उसको तो ये बड़ी दुख की बात है कि इस तरह से
किसी को भी बेवजह उठा के और उसके साथ मारपीट होना, उसको एक एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन के लेवल पे लेके जाना, ये अपने आप में बड़ा ही दुखदाई है। यस सर, जैसे ये डिसीजन आया था उसके बाद एक दो लीडर्स के मैंने बयान सुने थे, वो ये कह रहे थे, ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टी के थे वो, तो उन्होंने ये कहा कि मुंबई का जो ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें सारे जो वो थे एक्यूज, उनको छोड़ दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट गए सरकार, तो अभी क्यों नहीं जा रहे? तो ये उनका कहना था। तो सर क्या मतलब डिफरेंस इसमें कैसे बता पाएंगे आप लोगों को? नहीं, देखिए उस समय जैसे जो ये घटनाएं हो रही थी, जैसे मेरे पास कुछ जैसे उस समय की घटना है, जैसे 8 सितंबर 2006 को ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ था सबसे पहले। उसमें 33 की मौत हुई थी। फिर 18 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस जो यस। दिल्ली से अटारी जा रही थी और उसमें ये घटना हुई। फिर 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ। फिर उसके बाद 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर दरगाह शरीफ। ये इस तरह से लगातार ये सभी घटनाएं हो रही थी हम्म। और इन सभी में ये कहा गया कि उसी समय की अक्षरधाम और पे जो मंदिर पे हमला हुआ और अन्य जो मंदिरों पे जो था ये हमला, जी। उससे क्षुब्ध होकर, उससे दुखी होकर स्वामी असीमानंद और इनका जो संगठन था या इनसे जुड़े जो लोग थे, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को भी जोड़ा, रमेश उपाध्याय जी को भी जोड़ा, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहेरकर जी, सुनील जोशी, इन सभी जो भी इन्होंने आरोपी बनाए और इन सभी को जोड़कर ही और जो चूंकि जब ये समझौता एक्सप्रेस की जो घटना हुई थी उसके बाद ये मैटर एनआईए के पास 2010 में पहुंचा था और उसके बाद उन्होंने ये सारी इन सभी को जोड़ना शुरू किया कि कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस तरह से प्रेशर होगा कि अब उस समझौता एक्सप्रेस को किस तरह से यहाँ के हिंदू चरमपंथियों के साथ दिखाएं। हालांकि उसमें जो पाकिस्तानी आतंकी जो मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, उसमें कोई पाकिस्तानी आतंकी उस्मान जो था उसको पकड़ा भी गया था और जो गवाह थे, गवाहों ने भी उसको उसकी पुष्टि की थी। बाद में हरियाणा की गवर्नमेंट, उस समय कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, और उस समय उसको छोड़ दिया गया। किस लिए छोड़ा, आगे क्या हुई, वो सारी चीजें अभी तक क्वेश्चन मार्क में हैं। हम्म। और अ, इन सभी पे क्योंकि बाद में तो ये सारी चीजें, क्योंकि जब लीगली हम देखते हैं तो ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें नार्को टेस्ट भी हुए थे, जो गवाह जो थे और जो आतंकी जो थे उनके, और उन्होंने, किसी ने इनमें से किसी का नाम लिया नहीं। स्वामी असीमानंद जी जो थे वो बंगाल के थे और हरिद्वार में रहते थे, और जब मुंबई से जब ये टीम गई तो उन्होंने उठा के वो सीधा हरिद्वार की लोकल यूनिट जो भी पुलिस की थी उनको किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, ना बताया, और उसके बाद लगातार सिलसिलेवार जिस तरह से आगे उसमें लीगली पोल लूप पोल थे वो तो सीधे सीधे थे ही। तो बाद हम्म। में इन सभी की पुष्टि हुई, लेकिन लगातार 18-20 साल आप किसी के जीवन से खेल रहे हैं और वो यस। तो ये अपने आप में बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहा कि तत्कालीन एजेंसी का किस तरह से सरकार ने उस समय दुरुपयोग किया। यस सर। जहाँ तक उस समय के जो ये भी थे कि राहुल गांधी जी का भी ये बिल्कुल साफ बयान था कि वो लश्कर ए तोयबा की से और तुलना आरएसएस जैसे संगठन की कर रहे थे उस समय। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात थी। मैं तो उनके मानसिक बौद्धिकता पे ही एक तरह से सवाल उठाता हूँ कि वो किस तरह से या उनका ग्रुप किस तरह से है जो उनको इस तरह से गाइड करता है। क्योंकि उस समय सिमी का एक बड़ा मूवमेंट चल रहा था पूरे भारत में, जो इस्लामिक मूवमेंट था स्टूडेंट्स के बीच में, और नए नए बच्चों को एक तरह से चरमपंथ की पाठशाला उनको दी जा रही थी, और ये सब उसी की एक परिणति हो रही थी पूरे भारत में। और यस। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ की आईएसआई और वहाँ के लश्कर ए तोयबा, ये सारे संगठन उल्टा इस सबको सपोर्ट कर रहे थे। और और उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और लोगों का ध्यान अपने भ्रष्टाचार के जो भी तथाकथित जो भी घोटाले थे उस समय, चाहे सत्यम घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, इन सभी घोटालों से बचने के लिए अपना ये एक नई परिभाषा उन्होंने गढ़ दी। यस
सर जैसे आपने बताया कि हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं सर, कांग्रेस तो शुरुआत से ही आरएसएस के खिलाफ रही है। साथ-साथ जो उससे रिलेटेड है उनके खिलाफ भी वो हमेशा बोलते रहे या कुछ ना कुछ कार्रवाई करते रहे। सर अगर इससे जोड़कर अगर आज की सिचुएशन की बात करते हैं सर, तो पर्टिकुलरली जो हमारे यंग लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और इसका कैसे समाज के ऊपर और हमारे पर्टिकुलरली जो मेजॉरिटी है यहाँ पे देश में हिंदू, वो उनके ऊपर इस तरह से क्या परिणाम हो सकता है सर? क्योंकि आजकल के बच्चे ना सर किताबों में या सिलेबस में जितना पढ़ते हैं बस उसके अलावा वो सोचना नहीं चाहते हैं। सच का सामना अभी-अभी हो रहा है उनका। जैसे अभी ये मालेगाँव का आया तो डिस्कशन हुआ तो पता पड़ा उनको कि अरे ऐसा भी हुआ था। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे आज के यंग जनरेशन को? देखिए, जहाँ तक संघ से विरोध की बात है, तो कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे मानसिक रूप से क्षुब्ध या परेशान ऐसे नेता हैं जो केवल जिनका मैं तो कहता हूँ कि उनका कोई ना तो कोई सामाजिक स्तर पर काम करने या उनका कोई लेना देना है, ना किसी और उनका काम केवल ये है कि अपने पार्टी के भी कार्यकर्ताओं को वो गुमराह करते हैं, आम जनता को भी गुमराह करते हैं और अगली पीढ़ी के लिए तो क्या ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी उनका इस समय इतना विरोध दिग्विजय सिंह जी का हो गया और मणिशंकर अय्यर जी के बारे में भी क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल, क्योंकि आज आज ही मैं उसमें देख रहा था कि जब ये चल रहा था तो वो ही नेता ये कहते हैं हमें तो पता नहीं था कि बीजेपी की 3 बार गवर्नमेंट बन जाएगी। तो इन इन सभी ऐसे ये जो विद्वान अपने आप में जो नेता बनते हैं, इन्हीं के कारण ही ये सब संभव हुआ है। ये बात वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। जहां तक बात विरोध की है तो संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा का एक संगठन है और वो केवल लोगों को जोड़ना सिखाते हैं, लोगों के लिए सेवा और संस्कार का सिखाते हैं और त्याग की भावना सिखाते हैं। और उसमें तो मैं कह रहा हूँ कि जिस किसी को भी वो पहले एक बार जाके तो देखें कि वहां पे वो किस तरह से केवल दूसरों के लिए त्याग और सेवा संस्कार की बातें के अलावा वहां पर दूसरी कोई चीज होती ही नहीं है। तो वो कोई चरमपंथ की घटना, क्योंकि उस समय जिस हिसाब से पी चिदम्बरम जी और ये सुशील कुमार सिंह जी कह रहे थे कि आरएसएस और भाजपा दोनों ये हिंदू चरमपंथियों के ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो ये अपने आप में बड़ी मतलब गंभीर बात थी और मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने तक की उन्होंने कहा। और उस समय के जो इंस्पेक्टर थे, आज अमर उजाला के अखबार में भी उनका इंटरव्यू है कि उनका तो एक कैरियर ही बर्बाद कर दिया था इन नेताओं ने, कि क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की मोहन भागवत जी की। और अब वर्तमान समय के अगर हम किसी भी विशेष जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, हम अगर उससे पूछें कि बताओ इनकी इस हद तक षड्यंत्र था कि आप किसी संगठन के मतलब चीफ को बेवजह आप उसका गिरफ्तारी कराने तक की सोच रहे हैं, तो ये मतलब बहुत अपने आप में इतना गंभीर सवाल है। और आपने कहा था जो मुंबई अटैक की भी बात कही थी, तो मुंबई अटैक का जो था उसमें अजमल कसाब जब पाकिस्तान से और उसकी जो भी पूरी टीम थी आई यहाँ पर, लगातार वो AK-47 से लोगों को मार रहे थे। तो अजमल कसाब को मतलब जो हमारे शहीद तुकाराम जी थे, उन्होंने उसको जिंदा पकड़ा स्टेशन पे, और उसके बाद ये प्रूफ हो सका कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आके और इस तरह से आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। और इस तरह तब जाके ये सिद्ध हो सका, नहीं तो वो उस घटना को भी यही कह के जोड़ देते कि हिंदू चरमपंथी यहाँ के लोग ही इस घटना में षड्यंत्रकारी हैं। तो ये इस तरह की चीजें होना अपने आप में बड़ी मतलब गंभीरता को दर्शाता है कि उस समय सरकार की क्या क्या मनोदशा या मानसिकता रही थी। यस सर आपके साथ जो डिस्कशन करते हुए तो अभी मन में ये थॉट आता है कि हम सबको कितना सजग रहना पड़ेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा। अपने जो फॉर्मर सीडीएस है बिपिन रावत जी, वो हमेशा कहते थे कि भारत 2.5 एनिमीज के साथ लड़ रहा है। ये 0.5 तो अंदर भी बहुत सारे लोग हैं सर जो हमारे दुश्मन है, ऐसा बोल सकते हैं हम।
और आपने जहाँ पूछा कि नए बच्चों को किस तरह से, नए बच्चों के लिए तो मैं यही कहूँगा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहें। आप किताबों पढ़ें, विचारधाराएँ पढ़ें, लेकिन उसके बाद समाज में निकलें, समाज में सेवा करने निकलें, समाज के अलग-अलग संगठनों से जुड़ें और ये जो विरोध करने वाले हैं या सपोर्ट करने वाले हैं, इनके राष्ट्रीय कार्यालयों पे जाके देखें, इनके नेताओं की बात सुनें, वहाँ बैठें, वहाँ आप समय निकालें, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इनकी किस संगठन में या किस राजनीतिक विचारधारा के राष्ट्रीय मंच पर, राष्ट्रीय संगठन में किस तरह की बातें चलती हैं। तो केवल अपने घर तक सीमित ना रहें, 1000-2000 रुपए खर्च करके कहीं से जहां से भी हो तो वहां जाएं, वहां सुनेंगे तो अपनी आप चीजें क्रिस्टल क्लियर पता चल जाती हैं। और केवल अपने वरिष्ठ बुद्धिजीवी जो भी हों, चाहे उसमें डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, एडवोकेट हों, पत्रकार हों, कॉलेज के टीचर हों और अपने लोकल नेता हों, उन्हीं की बातों में आकर अगर फंसे रह गए तो फिर कोई भी आपको गुमराह कर सकता है। तो किताबी ज्ञान के अलावा और दूसरे लोगों के जानकारी के अलावा जो भी ये राजनीतिक मंच हैं, उनके जो मुख्य संगठन है वहां पे किस तरह की चर्चाएं होती हैं, उनमें जाके जरूर नए बच्चे जो हैं, मैं चाहूंगा कि जगह जगह ट्रिप करने जाते हैं तो इन संगठनों की भी हेडक्वार्टर पे जाके ट्रिप जरूर करें, जिससे आपको जो बेसिक जो नॉलेज है कि इनके क्या विचारधारा रहती है वो पता चल सके। यस सर, सो दैट इज व्हाट वी नीड, सच टाइप ऑफ पीपल। आपके जैसे लोग भी सर एक तरह से समाज में जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। और सर बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पूरी जो थियरी गढ़ी गई, अलग अलग जो इंसिडेंट्स हुए, एक प्रोपोगंडा चलाया गया, उसमें से बिगेस्ट लेसन हमको क्या मिला? देखिए बिगेस्ट लेसन मैं हमारे एक वरिष्ठ संघ के ही हमारे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा। अधिकारी वो कहते हैं कि समय हमारे पास बहुत कम है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत देश को तोड़ने के लिए अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग लोग पूरी तरह से दिनों रात लगे हुए हैं। और अगर हमने इन अपने देश को बचाने के लिए स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में अगर हमने अपने नैतिकता बढ़ाने के लिए, एथिक्स बढ़ाने के लिए और समाज किस तरह से संगठित रहे, इन बातों को जोड़ने के लिए, परिवार किस तरह से संगठित रहे, इन बातों को जोड़ने के लिए अगर हमने उसमें बातें नहीं डाली तो, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो उनसे यही पूछा गया कि भारत को आपको छोड़ के आना पड़ा, तो उन्होंने यही कहा भारत का फैमिली सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ा। और आज फैमिली सिस्टम, क्योंकि हम कोर्ट में बैठे हैं, कोर्ट की बातें करते हैं, तो भारत का फैमिली सिस्टम जिस तरह टूट के कगार पे है, तो ये बहुत चिंता की बात मुझे लगती है। और अगर भारत का फैमिली सिस्टम फिर से कंबाइंड सिस्टम की तरफ बढ़े तो ही हम इसका निराकरण हो सकता है। और हम चाहेंगे कि जो हमारे अग्रज हैं, सीनियर हैं, उनके साथ परिवार के नए बच्चों का तालमेल बैठे, तो उसके बाद ही बाकी की चीजें, ये सारी चीजें व्यवस्थित हो पाती हैं, क्योंकि उनका ज्ञान और नए बच्चों का जोश दोनों जब सामंजस्य से होंगे तभी भारत एक अच्छी पॉजिटिविटी की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। यस सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है जिसके बारे में चर्चा शायद ही होती है कि फैमिली सिस्टम के ऊपर ही हमारा पूरा देश का जो है वो फाउंडेशन बना हुआ है। सर आज आपने सर हमारे साथ जो भी चर्चा की सर, उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं सामने, जिससे हम कुछ सीखते हैं और सीखना भी चाहिए। और जाने से पहले मैं सर एक बात कहना चाहूंगी कि स्वतंत्र वीर सावरकर भी हमेशा ये बात कहते थे कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस देश के लिए। अगर ये बात सबके मन में आ जाए ना सर, तो जो भी खतरे आज सामने दिख रहे हैं वो उसका निराकरण हम एकजुट होकर कर पाएंगे। वो कहते थे कि देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतो, मतलब इस देश से जब हम भगवान की तरफ जाएंगे तो बीच में हमारा देश आता है, और इसलिए सबको उसके लिए काम करना चाहिए। सर बहुत धन्यवाद आपको, और हमारे चैनल की ओर से भी सभी दर्शकों से हम विनती करेंगे कि आज का हमारा ये वीडियो जरूर देखिए। सर ने बहुत सारी बातें अच्छी कही है, और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करिए। सर वंस अगेन बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ आपसे हम जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप सर बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो कभी सर टाइम मिले तो आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। जी धन्यवाद वंस जरूर। अगेन।
धन्यवाद। जय ज़रूर, हिंद सर। ज़रूर। आप जय हिंद, जय हिंद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।